टाइम पे पेपर लोग नहीं ढूंढते, ओटीपी ढूंढते हैं। करेक्ट। आज के टाइम पे लोग डिजिटली इतने ज़्यादा कनेक्ट, या बैंक भी उनको या फाइनेंस भी उनको प्रेशराइज कर रही है कि आप डिजिटली कनेक्ट हो। युवा लोग हैं जो नए नए लोग फील्ड में आते हैं, नई नई नौकरी ली, वैसे ही उन्होंने तुरंत ही लोन लेने का सोच लिया। हाँ, सबसे बड़ा वो एक माइंडसेट अगर देखा जाए तो इसको इंडस्ट्री में निगेटिव भी लिया जाता है। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक। छोटी छोटी चीज़ों की वजह से सिविल स्कोर बिगड़ जाता है, और आजकल के ट्रेंड्स के वजह से लोग बस कंपैरिजन में चले जा रहे हैं कि बिल्कुल। उसके पास ये है और उसके पास वो है, तो हमें हमारे पास भी होना चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली आप मुझे बताइए कि 50 लाख का अगर मुझे लोन लेना है तो मेरे हाथ में कितने अमाउंट मेरे पास होनी चाहिए एज डाउन पेमेंट, रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी, बाकी के जो बैंक के चार्जेस वगैरह रहेंगे वो, तो कितना रफ अमाउंट मेरे पास रहना चाहिए? एक क्या होता है, लोन जब आदमी अप्लाई करता है ना, एक तो उनको इस बात का टेंशन लगा रहता है कि मेरा लोन होगा या नहीं होगा। हमेशा दो स्टैम्प रहता है, एक अप्रूव्ड वाला है और एक रिजेक्ट वाला। तो रिजेक्शन से डर लगा रहता है। भी आप सोशली काफ़ी कनेक्टेड हैं, और मैंने ऑफलाइन भी आपको देखा है, मैं आपको जानती हूँ, तो आप बहुत कुछ सोशल वर्क और बहुत सारी चीज़ें आप अपने आप से करते हैं। मंदिर में तो सब जाते हैं, कुछ ना कुछ देख के ही आते हैं हम। तो हमने क्या किया, वहाँ पे छोले और पूरी का काउंटर लगवा दिया था एक। तो वहाँ पे जितने गरीब आते थे वो, अब क्या होता था, वो जो गरीब आते थे ना, हमने धीरे धीरे क्या किया, जो बैठे रहते थे बेगर्स वगैरह मांगने के लिए, उनको हमने ये बोला, आप मांगते हो खाना खाने के लिए, आप यहाँ पे खाना खा के आप जाओ। कभी किसी के यहाँ पे देखा गया अचानक से शादी पड़ गई, बच्चियाँ हैं, बेटियाँ हैं। हमारे, मैं जिस स्टेट से बिलोंग करता था, यूपी से, वहाँ क्या है, दहेज प्रथा थोड़ी सी अग्रसर होके लगी हुई है। तो अब किसी भी छोटी बहन बेटी की शादी करना तो बहुत मुश्किल होता था, स्पेशली जिनके घर में अर्निंग मेंबर कोई नहीं है। तो हमने ऐसी शादियाँ देखी, तो फिर शादियों में हम लोग ने सोचा ठीक है, चलो शादियों में हम लोग कुछ ना कुछ फिनेंशियल सपोर्ट या उसमें जो सामान लगते हैं। कोई एक बिजनेस पर्सन है या कोई एक सैलराइड पर्सन है कि जिसकी इनकम कम है, वो ऑलरेडी मतलब क्या इन्फ्लेशन का मारा हुआ है, ऐसा हम बोल सकते हैं, तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लगता है। और जो ऑलरेडी स्टेबल हैं, जो ऑलरेडी जिनकी इनकम अच्छी है, ज़्यादा है, उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगता है। तो ये डिफरेंस क्यों है सर? ये तो बैंक की बड़ी अंदर की बात आपने पूछ ली कि उनका कमाने का पूरा जरिया ही आप पूछना चाह रहे हो। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ है मिस्टर अजय प्रजापति, जो बैंकिंग और फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं, और उसके साथ साथ बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एक्टिविटीज़ वो उनके लाइफ में करते हैं। तो उनसे मैं ये सब चीज़ें जानना चाहूँगी कि वो सब कैसे मैनेज करते हैं, क्या क्या करते हैं। और आज मुंबई में बहुत सारे होम लोन लेते वक्त हमको दिक्कतें आती हैं, तो उसी पे भी आज हम चर्चा करेंगे। तो वेलकम अजय सर, और ये नेहल संगोई शो में आपका स्वागत है सर। आपने टाइम निकाला, उसके लिए थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपको पूछना चाहूँगी कि आपने मुझे बताया कि आपका 10 से 12 साल का बैंकिंग का एक्सपीरियंस रहा है, तो थोड़ा सा मुझे होम लोन में क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं, और सिबिल का क्या रोल है, और क्या चीज़ों के वजह से, मतलब हम जो छोटी छोटी चीज़ें कॉमन मैन करते हैं कि जिसके वजह से उनके होम लोन मिलने के चांस कम हो जाते हैं, उसके ऊपर आप थोड़ा वो फैक्टर्स पे थोड़ा आप रोशनी डालिए सर। थैंक यू निहाल जी। सबसे पहले आपको ढेर सारा, एक तरह से कहा जाए कि आपने एक न्यू इनिशिएटिव लिया हुआ है जो जी लोगों को उनके आईने दिखाने का। जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने काफ़ी चीज़ों माइंड में भी आपने रखा होगा कि ये सब चीज़ें हमें समझना है जी आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से। तो आपकी टीम को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो पूछा कि लोन के बारे में, जी और 10-12 साल का जो मेरा करियर है फाइनेंस के बारे में, जी। तो इन ईयर ऑफ 2012 से मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया था इन हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री में। ओके। पहले में और आज में इतना डिफरेंस आ गया है कि पहले एक तरह से कहा जाए तो पेपर वर्क चलता था, आज पूरा डिजिटल Right. चलता है। जी। सबसे बड़ा चेंज, बड़ा और डिजिटल को एडॉप्ट करना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो डिजिटल आज पहले वाले समय में क्या होता था, लोग जाके बैंकों में लाइन लगाते थे, सिग्नेचर करते थे, डॉक्यूमेंट के पेपर जमा करते थे, घर पे आकर भी पेपर ढूंढते थे और वो सब करते थे, इंसान चीज़ें। आज के टाइम पे पेपर लोग नहीं ढूंढते, ओटीपी ढूंढते हैं।
करेक्ट। आज के टाइम पे लोग डिजिटली इतने ज़्यादा कनेक्ट, या बैंक भी उनको या फाइनेंस भी उनको प्रेशराइज कर रही है कि आप डिजिटली कनेक्ट हो, जो कि आने वाले टाइम में सबके पास समय कम हो रहा है, अर्निंग बढ़ानी है, तो मल्टीपल चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बैंक भी अगर नहीं अडॉप्ट करेगी, आज देखा जाए तो एआई का ज़माना आ गया, कहाँ पेपर वर्क से सीधा एआई, तो उन सब चीज़ों में चेंजेस डेफिनेटली एक सबसे बड़ा देखा जाए तो डिजिटल टूल्स का हुआ है। पहले जहाँ पे 10 आदमी मिल के जाते थे बिजनेस को निकालने के लिए, मार्केटिंग करते थे, फील्ड पे घूमते थे, आज उस 10 आदमी का काम एक डिजिटल मीडिया कर रहा है। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं वो डिजिटली चीज़ों को प्रेजेंट कर दे रहा है, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी प्रोडक्ट हो, नॉट ओनली हाउसिंग लोन फाइनेंस, आपने एक सवाल पूछा वो ठीक है, बट एनी ऑफ द इंडस्ट्री में उसको बहुत ही आसानी से वो कनेक्ट कर रहा है, लीड जनरेट कर रहा है, लीड लोगों तक आ रही है, एंड वो पर्टिकुलर हम लोग उसको सर्व कर रहे हैं। पहले फ़र्क इतना था, पहले हम पेपर वर्क पर सर्व करते थे, अब हम डिजिटली सर्व कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ हो गया। दूसरा चीज़, लोन लेने की समस्याएं, लोन कैसे लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए। आजकल के अक्सर देखा गया है, जो नए युवा लोग हैं, जो नए नए लोग फील्ड में आते हैं, नई नई नौकरी ली, वैसे ही उन्होंने तुरंत ही लोन लेने का सोच लिया। हाँ, सबसे बड़ा वो एक माइंडसेट अगर देखा जाए तो इसको इंडस्ट्री में निगेटिव भी लिया जाता है करेक्ट। कि आप फर्स्ट टाइम जॉब कर रहे हो, 6 महीना 7 महीना आपने काम किया, घर पे थोड़ी बहुत इनकम दिखी, इमीडिएटली आपने लोन लेने का सोच लिया। दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक आज के टाइम पे। अगर सिबिल, जिसको अगर आप माइट भी अवेयर होंगे कि सिबिल क्या होता है, सिबिल अगर देखा गया बहुत ज़्यादा ख़राब कब होता है, जब लोग अपनी नौकरी कैरियर स्टार्ट करते हैं, 2-3 साल में उनकी सिबिल ख़राब हो जाती है। ये ज़्यादा करके देखने को मिलेगा। जैसे अगर किसी ने, मैंने कैरियर या मेरे साथ किसी ने 2012 में स्टार्ट किया है, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि उस आदमी आज कहीं पर लोन लेने गया तो पता चला होगा 2012 में आपने क्रेडिट कार्ड लिया था या ये लिया था, आपने टाइम पे रीपेमेंट नहीं किया। सही बात है। उसका रीज़न एक ही है कि वो अग्रेसिव हो गया। करेक्ट। पैसा आया, उसको पैसे को जल्दी से जल्दी और लोन लेके बढ़ा के कुछ ना कुछ काम करने की शौक पूरा करने के चक्कर में, एनी ऑफ द थिंग्स में, ना कि ऐसी जगह लोन लेके ऐसी जगह उसने पैसा नहीं इन्वेस्ट किया जहाँ से उसकी रिटर्न ऑफ कैपिटल बढ़े। तो उन्होंने ट्रेंड बन गया है। हाँ, वो एक फैशन की तरह ले लिया कि मुझे मोबाइल लेना है, मैंने ले लिया। कंज्यूमर ड्यूरेबल ज़्यादा यूज़ हो रहा है। घर में टीवी, फ्रिज, एसी लेनी है, शौक पूरा करने के लिए हमने ले लिया था। थिंक इज ज़रूरी है लेना, बट आप अपनी इनकम को बढ़ाते हुए दिन फिर लीजिए। इन सब छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए मुझे नहीं लगता है कि हमेशा लोन में जाना चाहिए। यस, डेफिनेटली अगर आप कुछ बड़ा कर रहे हैं, जैसे आप घर खरीद रहे हैं या कहीं पे आप प्रॉपर्टी बना रहे हैं, अगर आप लोन ले रहे हैं तो डेफिनेटली ये सोचो कि मैं क्या कोई एसेट क्रिएट कर रहा हूँ उस पैसों से। अगर उस पैसों से मैं कोई एसेट क्रिएट कर रहा हूँ अपनी फैमिली के लिए, अपने खुद के लिए या फिर अन्य किसी के लिए, तो फिर वो एक तरह का लोन लेना सही है। बट अगर देखा जाए तो लोन कम से कम कोशिश करें, अवॉइड करें। ये तो सही कहा कि छोटी छोटी चीज़ों की वजह से सिबिल स्कोर बिगड़ जाता है, और आजकल के ट्रेंड्स के वजह से लोग बस कंपैरिजन में चले जा रहे हैं कि उसके पास ये है और उसके पास वो है, तो हमें हमारे पास भी होना चाहिए। शौक एक तरह से हो जाता है कि मतलब आदमी को अपनी खुद की टेंशन नहीं है, बट बाजू वाले ने अगर गाड़ी खरीद ली उसकी ज़्यादा टेंशन हो गई, बाजू वाले ने घर खरीद लिया उसकी ज़्यादा टेंशन हो गई, तो वो कंपटीशन में और ज़्यादा आदमी आ जाते हैं। तो थोड़ा अपने हिसाब से, लोग पुराने लोग कहते थे ना कि जितना चादर है उतना ही पाँव फैलाओ, तो वो उसके हिसाब से एक देखा जाए तो आज भी वो पुराने लोगों की बातें सही है कि लोन को आप शौक पूरा करने के लिए नहीं, ज़रूरत पूरा करने के लिए लीजिए। तो उस तरह से है ना। हाउसिंग लोन डेफिनेटली मैं लोगों को अक्सर सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आप घर खरीदो तो घर एक बड़ा काम होता है, एक बड़ा सपना होता है। कोई भी एक आम आदमी चाहे वो कहीं से भी अगर आता है और वो एक जगह घर लेना चाहता है, तो डेफिनेटली इतना बड़ा फिनांस अरेंज करना एक यंगेस्ट जनरेशन में मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जहाँ पे बैकग्राउंड्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है फिनेंशियली। तो फिनांस कंपनियाँ हैं, बहुत सारी कंपनियाँ हैं, एन नंबर ऑफ NBFC है, HFC है, बैंक है और एन नंबर ऑफ थिंग्स है। तो वो लोग लोन देते हैं, बट लोन देने की कुछ डेफिनेटली नियम्स है कि भाई हम पैसा आपको दे रहे हैं तो पैसा मुझे इंटरेस्ट पे चाहिए वापस, बिकॉज वो पैसा देने का ही उनका काम है। तो पैसे देने का काम है, तो अगर आपको घर लेने के लिए वो हेल्प कर रहे हैं तो आपकी भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बन जाती है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बन जाती है, एंड एक तरह से एक लाइबिलिटीज़ भी बन जाती है आपके ऊपर कि आपका एसेट क्रिएट करने में अगर बैंकिंग एंड फिनेंस आपको हेल्प कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली उनको टाइमली सेम पैसा प्लस इंटरेस्ट के साथ उनको टाइमली रीपे करें, जिससे बैंक डेफिनेटली सर्वाइव कर पाए, इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें ग्रोथ करने में वो अपना अहम हिस्सा निभा पाए। तो जो लोग लोन ले वो टाइम पे रीपे करें। कोई भी लोन देखा जाए तो 20-22 साल
25 साल, आजकल तो बैंकें बहुत सारी स्कीम वगैरह भी निकाल देती हैं 25 साल के लिए, 30 साल के लिए, स्टेप अप स्टेप डाउन, एन नंबर ऑफ थिंग्स हैं। कोशिश ये किया जाए निहाल जी कि जितना भी आपकी इनकम है आज के टाइम पे 50 to 55% इनकम का ही लोन लिया जाए। एक एग्जांपल, जैसे मेरे 100 रुपये इनकम है तो मैं डेफिनेटली ये कोशिश करूँ 50 से 55 रुपये की EMI जितनी आती है उतना ही लोन लिया जाए, बाकी पैसा मैनेज किया जाए, कम से कम अपने उसके हिसाब से देखा जाए। और कोई भी घर ले रहे हो तो बैंक भी बोलेगी आप 10% डाउन पेमेंट, 20% डाउन पेमेंट, OCR जिसको बोला जाता है ऑन कंट्रीब्यूशन, उतना भरना पड़ेगा। साथ में ये भी देखना है बिल्डर कौन सा है, डेवलपर कौन सा है, कहाँ पे आप घर ले रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अंडर कंस्ट्रक्शन ले रहे हो तो वो भी हाई रिस्क ही है। अंडर कंस्ट्रक्शन में कभी भी एसेट बनाना सबसे बड़ा हाई रिस्क हो जाता है। बहुत सारे आज के टाइम पे फिनेंशियल क्राइसिस आए हैं। रिसेंट में कोविड गया, कोविड में कितने सारे डेवलपर रुके, जी काम रुका, बहुत सारे लोगों के काम रुके, इनकम रुका, अल्टीमेटली बैंक ने भी सफ़र किया। जी नो डाउट पूरे देश ने सफ़र किया, लेकिन साथ में बैंकिंग एंड फिनेंस ने भी सफ़र किया कि उनको उस समय पे टाइम पे रीपेमेंट नहीं मिले। कुछ लोगों ने मोराटोरियम लिया, उनको भी लाभ मिला, लेकिन कहीं ना कहीं बिल्डर्स, डेवलपर्स सभी लोगों ने स्ट्रगल किया। टाइम पे आपकी डिलीवरी नहीं हो पाई, डिलीवरी ऑफ हाउस टाइम पे नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से भी इम्पैक्ट हुआ मार्केट में। तो हाउसिंग लोन लेते समय बिल्डर का भी अच्छा चॉइस करें, सही बिल्डर हो, सही डेवलपर हो जो आपको टाइम पे डिलीवरी दे सके, फीडबैक निकालें। और मैं आपको यही पूछने वाली थी कि हाँ। प्रॉपर्टी सर्च करते हो क्या क्या दिक्कतें आ सकती है और क्या क्या चीज़ें लोगों ने ध्यान में रखनी चाहिए। प्रॉपर्टी सबसे पहले तो एक एग्जांपल निहाल जी, अगर आपको प्रॉपर्टी चाहिए, आप डेफिनेटली बॉम्बे के जिस भी एरिया में रह रहे हैं आप, जी पहले तो कोशिश कीजिए कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं हमेशा एक उस एरिया के साथ लगाव हो जाता है। एक एग्जांपल, मैं कल्याण में रहता हूँ, मैं डोंबिवली में रहता हूँ, मुझे उस एरिया के साथ, तो मैं सबसे पहले पता करूँगा कि मैं जहाँ पे प्रॉपर्टी लेने वाला हूँ वहाँ पे नज़दीकी मेरी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, ग्रोसरी आइटम्स, मॉल, सुपरमार्केट, दीज आर द थिंग्स अवेलेबल है या नहीं। एंड दैट एरिया कितना प्रदूषण वाला तो नहीं है, बहुत ज़्यादा रेसिडेंशियल है या नहीं है, किस तरह के लोग रहते हैं, डिफरेंट अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, तो हो सकता है मेरी सभी कम्युनिटी से अच्छा ना जमे। तो कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आप एक एग्जांपल ले लीजिए, जैन फैमिली ज़्यादा करके कोशिश वहीं पे करती है कि हम जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जैन लोग हों। करेक्ट वो मोस्ट ऑफ द थिंग्स हम लोग भी लोन देते हैं तो हमें अक्सर देखने को मिलता है, हमारे कस्टमर बोलते हैं कि सर वो हमारी जैन कम्युनिटी की है, तो प्रेफरेंस बन जाता हाँ है। वैसे ही अनदर कम्युनिटी बहुत सारे लोग देखते हैं। तो अपनापन जहाँ पे आपको महसूस होता है वहाँ पे देखें, पहला तो एरिया। दूसरे बात, फिर आप बिल्डर की चॉइस करें, डेवलपर की चॉइस करें। ओके जब डेवलपर आपको सही मिल जाए देन फिर आप कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, टाइमिंग, डिलीवरी एंड उसका पेमेंट प्लान किस तरह से है। बहुत सारे डेवलपर क्या करते हैं, बहुत ही अग्रेसिव पेमेंट प्लान रखते हैं, विच इज़ वो प्लिंथ पे ही आपको 60% की डिमांड कर देंगे। सो डेफिनेटली अगर आप उसी समय बुकिंग करते हैं और आपने फाइनेंस करा लिया तो आपकी 60% पेमेंट एट द टाइम ऑफ प्लिंथ माइट भी बिल्डिंग कंप्लीट होगी 4 साल में। तो आपको 4 साल तक का प्री EMI जिसको बोला जाता है बैंकिंग एंड फिनेंस के टर्म्स में, जिसमें आपका मुद्दल या आपका जो मूल अमाउंट है उसमें से कुछ भी माइनस नहीं होगा ड्यूरिंग द रीपेमेंट ऑफ प्री EMI, बट आपका ओनली इंटरेस्ट ही जाता रहेगा 3 से 4 साल, जब तक आपको वो डिलीवरी ऑफ हाउस नहीं हो जाता है। तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि 4 साल आपने पैसा दे दिया, लेकिन क्या 4 साल में उस प्रॉपर्टी का भाव बढ़ गया? जी सही आइडियली नहीं, मतलब आंसर तो नहीं होता है, 99% बहुत ही रेयर केस में दिखेंगे। एंड बिल्डर की तमाम तरह की स्कीमों से भी बहुत बार बचना चाहिए। मैं टिल द पोजेसन EMI नहीं दूंगा, या EMI आपको नहीं भरना है, आपको बुकिंग पे गाड़ी मिल जाएगी, सोने की अंगूठी मिल जाएगी, स्कूटी मिल जाएगी, बहुत सारी टीवी hidden फ्रिज, चीज़ें। AC, मतलब बहुत सारे एन नंबर ऑफ चीज़ें। तो वो भी कहीं ना कहीं एक तरह का, आप जब भी इस तरह की स्कीम मार्केटिंग में देखेंगे तो अक्सर देखा गया अंडर कंस्ट्रक्शन में। क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन में इसलिए क्योंकि बिल्डर को ज़्यादा पैसा चाहिए। समझो बिल्डर को पैसा चाहिए तो बट ऑब्वियस उसको अंडर कंस्ट्रक्शन में सेल करना है। जी सेल करने के लिए इन सब चीज़ों को लुभावना चीज़ें देती है। कोशिश करिए अगर आपको घर लेना ही है तो रेडी टू मूव पे लीजिए, अक्सर ये कोशिश किया जाए। जी जी। तो आगे बढ़ते हैं। मुझे ये जानना था कि जो अभी हमारे यंग जनरेशन्स हैं जो होम लोन और बाकी के जो लोन्स हैं प्रॉपर्टी रिलेटेड जो वो ढूंढ रहे हैं, तो कितना रेशियो रहना चाहिए एज़ पर देयर इनकम EMI का, कि आगे चल के बर्डन भी ना आए। तो
तो कितने परसेंटेज में होना चाहिए कि बर्डन भी ना आए, फैमिली भी आगे आसानी से बढ़ती रहे और अपनी भी ग्रोथ और एंजॉयमेंट साथ में होती रहे? बिल्कुल निहाल जी, दो चीज़ें। एक तो आज के टाइम पे ना देखो, आपका एक्सपेंस कंटिन्यूअस ग्रोथ होगा, करेक्ट। बढ़ेगा। मे बी हो सकता है आपकी इनकम स्टेबल भी रहे या बढ़े भी तो उतना ना बढ़े जितना आपकी एक्सपेंस बढ़ेगा। बिकॉज आज ऑन एन एवरेज 25 से 30 साल के या एज में लोग घर लेने की सोचते हैं, लोन लेने का सोचते हैं। एंड देन फिर क्या होता है, उस समय अगर इनकम मेरी 50-60 हज़ार है तो डेफिनेटली मैंने न्यूली मैरिड किया है मे बी, एंड मैरिड के बाद बच्चे होंगे, वो एक एक्सपेंस, फिर बच्चा स्कूल जाएगा, वो एक एक्सपेंस, देन स्कूल में एन नंबर ऑफ चीज़ें होगी, एक्टिविटी, क्लासेस, ट्यूशन, दीज आर द एक्सपेंसेस बढ़ेगा। तो आपका जो सवाल था कि कितना ईएमआई रखा जाए आइडियली इनकम के हिसाब से, रेशियो क्या रखना चाहिए जी। मेरे हिसाब से, मैंने जो 12 साल में देखा है जिन्होंने लोन लेके ईमानदारी से और सही से चलाया बिना किसी तकलीफ के, उन्होंने कभी भी अपने इनकम के 50 से 55% के ऊपर नहीं गए। अच्छा। या फिर मैक्सिमम गए तो 60%। दैट इज़, ये भी डिपेंड करता है, अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरी इनकम 25,000 है और मैं 25,000 के अंदर में 12,000 की ईएमआई ले लूँ तो ये गलत है। बट ऑन एन एवरेज इनकम शुड भी 50 के ऊपर जाए तो फिर आप 25-26,000 की ईएमआई लीजिए। 25 के नीचे है अगर इनकम तो डेफिनेटली आज के टाइम पे मुंबई सिटी जैसे अगर कहीं पे कोई रह रहा है तो डेफिनेटली जहाँ पे लिविंग कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है तो 20-25 हज़ार रुपये तो खर्चा चले जाता है। तो उतने में अगर आप लोन भी ले लेंगे तो 1-2 ईएमआई, 4 ईएमआई, 10 ईएमआई, 20 ईएमआई भरना ईजी है। बट लोन सबसे पहले ये सोचो कि आपका हाउसिंग लोन कोई भी 20 साल, 15 साल, 25 साल, 30 साल लॉन्ग टर्म, जिसमें एक छोटा बच्चा, आपकी गोद में खेलने वाला बच्चा आपको एक बड़ा होता हुआ दिखेगा, एक शादी के लायक हो जाएगा बच्चा, उस उतने ड्यूरेशन का वो लोन होता है। तो कोशिश किया जाए 50 to 55% इज हाईएस्ट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 50,000 अगर आपका सैलरी है, नेट सैलरी, तो आप मैक्सिमम 25 से 26,000 रुपये ईएमआई के लिए गो हेड करिए। लाइफ इजी चलेगी और आराम से आपको लोन भी जाएगा, घर परिवार सब खुशी रहेगा। क्योंकि कभी भी ईएमआई बाउंस हुई और आपके दरवाजे पर अगर बैंक वाला, फाइनेंस वाला, लैंडिंग वाला अगर खड़े हो गया तो आपका एक मोरल भी डाउन होता है, सोशली आपको कहीं ना कहीं इंसल्ट फील होता है। बिकॉज अब घर है तो घर अकेला तो है नहीं कहीं सुनसान में, बट ऑब्वियस आजू बाजू आपकी एक सोसाइटी में इज्जत है, वैल्यू है, वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है। सो कोशिश किया जाए जितना कम से कम लोन लिया जाए, ज़रूरत जितना हो उससे कम लिया जाए। हमेशा अगर 100 रुपये की ज़रूरत है तो कोशिश करो 90 रुपये लोन लिया जाए। दिस इज़ मेरा तो ये व्यू है। और लोन लेने से पहले कि अगर हम मान के चले कि समझो 50 लाख का अगर हम लोन ले रहे हैं तो अपने हाथ में एड ऑन करके रजिस्ट्रेशन बहुत सारे चार्जेस वगैरह आ जाते हैं, तो कॉमन मैन को पता नहीं रहता है कि मेरे हाथ में कितना कॉर्पस अमाउंट रहना चाहिए। डाउन पेमेंट हो गया, बाकी के सारे खर्चे हो गए, तो एक अप्रॉक्सीमेटली आप मुझे बताइए कि 50 लाख का अगर मुझे लोन लेना है तो मेरे हाथ में कितने अमाउंट मेरे पास होनी चाहिए एज डाउन पेमेंट, रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी, बाकी के जो बैंक के चार्जेस वगैरह रहेंगे वो, तो कितना रफ अमाउंट मेरे पास रहना चाहिए? बिल्कुल, कम से कम अगर आप 50 लाख रुपए का लोन अगर आप देख रहे हो, एक कैलकुलेशन के हिसाब से चलो तो डेफिनेटली आपने कुछ प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करी होगी रेंज ऑफ 60-65 के रेंज में जी। ये प्रॉपर्टी का रेंज होगा। अब बिल्डर से कभी भी कोशिश करो कि मेरा जो भी कॉस्टिंग है वो टोटल मुझे बताया जाए, ना कि पार्ट में। बिल्डर अक्सर कभी कभी ये भी चीज़ें कर लेते हैं, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की मैंने एग्रीमेंट वैल्यू बता दी, ऊपर की चार्जेस मैं आपको बताया नहीं, और आपने डील फाइनल कर ली, डाउन पेमेंट दे दिया, उसके बाद मैंने डिस्क्लोज किया कि दीज आर द चार्जेस आर अवेलेबल। सो कोशिश किया जाए कि जो चार्जेस है पूरा समझा जाए कि क्या गवर्नमेंट के क्या चार्जेस होंगे, फिनेंस के क्या चार्जेस होंगे, प्लस हमारी खुद की कैपेसिटी कितनी है। तो एक एग्जांपल समझो, अगर मैं 60 लाख की प्रॉपर्टी ले रहा हूँ तो आज के टाइम पे महाराष्ट्र में स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन 8% जाता है, अगर मेट्रो सिटी है तो 1% ऑफ द मेट्रो चार्जेस, सो 9% इज़ द चार्जेस। सो 60 लाख के ऊपर आपको 8 to 9% एडिशनल कॉस्ट जाता ही है, तो मोटा मोटी 5 लाख रुपया वो, प्लस एज पर आरबीआई नॉर्म्स के हिसाब से आप जब कभी भी अफोर्डेबल के ऊपर यानी 30 लाख के ऊपर की प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको 20% का डाउन पेमेंट करना होता है। तो बहुत सारी बैंकें स्कीम रखती हैं उसमें कि आप 20% की जगह अगर मार्केट वैल्यू सपोर्ट कर रहा है तो आप एडिशनल फंडिंग करा सकते हैं, और एल्स 20% यानी 60 लाख की प्रॉपर्टी तो आपको 10 लाख रुपये एटलीस्ट 10 से 12 लाख रुपए का डाउन पेमेंट प्लस गवर्नमेंट चार्जेस। मतलब मोटा मोटी यूँ पकड़ के चले कि 15 लाख के आसपास अपने पास रहना चाहिए। 15-16 लाख रुपया चाहिए, प्लस अगर आप रेडी में ले रहे हो तो ये भी कीप इन माइंड कि मुझे घर एकदम रॉ जैसा मिलेगा।
सिर्फ घर में वॉल मिलेगी, जी एक दरवाज़ा मिलेगा, उसके अलावा जी कुछ नहीं रहेगा। तो जी आपको लाइट भी इंटीरियर लगवानी है, आपको एक फर्नीचर भी करना है, टीवी एसी फ्रिज जो कुछ लगाना है उसके भी एक्सपेंसेस रहते हैं। तो कीप इन माइंड कि जब भी घर लो तो कोशिश करो कि उस बजट में लो, ताकि आप एंट्री घर में अच्छे से गृह प्रवेश कर पाओ। नहीं तो गृह प्रवेश में फिर डिले, देन फिर वो माइंड में जो खुशियाँ है वो कहीं ना कहीं फिर सेक्रीफाई होने लगते हैं। तो कोशिश करो सारा सब कुछ सोच के ही देन फिर आप हाउसिंग लोन के लिए गो अहेड करिए। जी सही कहा। आगे बढ़ते हैं। मुझे थोड़ा सा आपसे टिप्स और ट्रिक्स जानना था, क्योंकि आप बैंकिंग और फाइनेंस इंडस्ट्री से हैं। तो एक तो 10 साल में क्या क्या चेंजेस आए हैं, और जो नॉर्मल पीपल हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग में जा रहे हैं, तो बैंकिंग फाइनेंस में कैसे हम मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग अपना कर सकते हैं, और उसमें क्या अभी सोशल मीडिया का क्या रोल रहा है बैंकिंग इंडस्ट्री में, जो इंडस्ट्री को पूरा चेंज कर रहा है। और थोड़े आपके हिसाब से टिप्स और ट्रिक्स बताएं कि कैसे हम कर सकते हैं अपना काम बढ़ाने के लिए, तो वो अच्छा एक होगा। तो डिजिटली जो आपने बताया, डिजिटली कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। आज पहले के टाइम पे क्या था, फेसबुक, सोशल मीडिया जो भी, ट्विटर या फिर एक्स या इंस्टा, हो सकता है 15 साल पहले जो बच्चा पैदा हुआ हो उसको उस समय ना पता हो, बट आज अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो उसको ये पता है कि यहाँ पे फेसबुक, ट्विटर, एक्स, व्हाटएवर सब कुछ उसको पता हो जाता है, बिकॉज घर का माहौल वैसा डिजिटल हो गया है। राइट राइट। इसको आप सोशल मीडिया, कनेक्टिविटी, डिजिटल ये कह लो, वो थोड़ा इस तरह से है। इसको बैंकिंग फिनांस में इस तरह से भी देखा जा सकता है कि भाई बैंक वाले आज पहले पेपर वर्क लेते थे, आज वो विदाउट पेपर काम कर रहे हैं। पहले मार्केटिंग के लिए 10-10 लोग लगा के, 20-20 लोगों को लगा के फील्ड पे घुमाया जाता था, बिल्डर के पास भेजा जाता था। आज वो नहीं है। आज के टाइम पे बिल्डर को भी डिजिटली बता दिया जाता है कि दीज आर द थिंग्स आर अवेलेबल। बिल्डर को एआई टूल्स दे दिया जाता है कि आप हमारे प्रोडक्ट एंड पॉलिसी के बारे में आप इस पे बस डाल दो, आपको मिल जाएगा। अच्छा। यहाँ तक कि अब ऐसा हो गया है कि जो लोन की एलिजिबिलिटी निकालते हैं, जो आइडियली बैंकों में फिनांस में क्रेडिट मैनेजर्स करते हैं, आज के टाइम पे एआई टूल्स इतना एक्स्ट्रा हो गया है कि बिल्डर को वो हर एक फाइनेंस वाले एक अपना एप्लीकेशन दे देते हैं। आपके सामने कस्टमर बैठा है, आप कस्टमर का जो जिस लैंग्वेज में वो प्रिफर्ड कर रहा है उस लैंग्वेज में आप उसकी रिक्वायरमेंट्स डाल दो कि मुझे 10 लाख का लोन चाहिए, मेरी कैश से सैलरी है, मेरी कैश में इनकम है, मैं आईटीआर नहीं भरता हूँ और मेरा ये बिज़नेस है, इस तरह से वो आपको एलिजिबिलिटी बता देगा, इतने रेट पे इतना लोन, इतना ये सब कुछ आपको मिल पाएगा। तो डिजिटल इतना इम्पोर्टेंस हो गया है। पहले मार्केटिंग में क्या होता था, जब मैं 2012 में स्टार्ट किया था कैरियर, तो फील्ड पे जब जाता था, एक एग्जांपल, आप कस्टमर हो, आप मेरे से कुछ पूछते थे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, मेरा कैश इनकम है या मैं आईटीआर नहीं भरता हूँ, तो मुझे मेरे सीनियर को फ़ोन करना पड़ता था कि यार फला आदमी बता दो, ये आदमी का कैश इनकम है, ये नहीं है। आज के टाइम पे वो भी ख़त्म है, डिजिटल हो गया वो भी, कि इमीडिएटली हम वहाँ पे ही अपने सर्च कर लेते हैं। अपने एप्लीकेशंस में बैंकों ने इतना डिजिटल चीज़ें यूज कर लिया है कि उनको पता चल जाता है, एंड उनको विथ रिटर्न्स हम सामने वाले कस्टमर्स को बता भी देते हैं कि दी जाता था। तो कहीं ना कहीं, या तो फिर पहले ऐसा भी होता था कि मैं अपने सीनियर से पूछ के बताता हूँ, वो भी चैप्टर ख़त्म है आज के टाइम पे। टाइम सेव हो गया है, पूरा टाइम सेव हो गया, चैप्टर उनको पूछने की ज़रूरत नहीं, खुद ही आपने कैलकुलेशन करके बता दिया। तो डिजिटल बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। और नॉट ओनली बैंकिंग एंड फिनांस, निहाल मैडम, मैं तो ये समझता हूँ कि हर एक बिजनेस में, हर एक इंडिविजुअल की लाइफ में, आज कोई भी मोबाइल आप उठा लो किसी भी व्यक्ति का, बिना डिजिटल चीज़ें उसमें नहीं होंगी ऐसा हो नहीं सकता। चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो या फिर इंस्टा हो, व्हाटएवर, बट रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि लोग उसको अब अपनी ज़रूरत समझने लगे हैं कि यस ये होना ज़रूरी है। सोशल मीडिया के बिना चल नहीं सकते, चल नहीं सकता। पहले क्या होता था, लोग न्यूज़पेपर में एक लाइन देखने के लिए ना सोचते थे मेरा नाम आ जाए, बट आज लोग न्यूज़पेपर में नहीं, आज लोग सोशल मीडिया पे ही, वो न्यूज़पेपर 10 लोग पढ़ने से अच्छा है सोशल मीडिया पे मैंने डाल दिया, मेरे 5000 10,000 फ्रेंड है, वो खुद ही देख लेते हैं, वैसे ही मेरी एक इमेज भी बन जाती है। सो आइडली डिजिटल एक ये भी टूल्स अच्छा है कि अजय प्रजापति की इमेज हमेशा दो होगी लोगों के माइंड में। एक तो हो सकता है जो मुझे व्यक्तिगत मिले हो, उनकी नज़र में कुछ और इमेज हो। एक जो व्यक्ति सिर्फ सोशल मीडिया पे देख रहा है, सिर्फ प्रिंट पे देख रहा है, उसके नज़र में मेरी इमेज कुछ और होगी। तो इस तरह से डिजिटली भी लोग अपने आप को बहुत ही आगे बढ़ा रहे, बहुत ही कनेक्ट कर रहे हैं। नॉट ओनली पर्पस ऑफ बिजनेस, दैट इज़ ऑल्सो इन सोशल, इंडिविजुअल्स
एंड आल्सो आप पॉलिटिक्स में देख लो, सोशल कितना ज़्यादा डिजिटल कनेक्टेड है। पहले के टाइम पे लोग घर घर जाके पर्चा बांटते थे, आज डिजिटल चीज़ें चलती है, आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा, फला कैंडिडेट है, फला सिंबल है, इन्होंने ये 12 महीने में काम किया है वो भी डिजिटल आ जाएगा, इसलिए आप इनको वोट करो, ये भी डिजिटल आ जाएगा। यूएस के तो सारे इलेक्शन सारे के सारे का elections, डायरेक्शन ही चेंज हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। इवन इंडिया में भी देखो ना, कितना सारा, पहले सीनियर सिटीजन को भी जाना पड़ता था इलेक्शन में वोटिंग करने, आज डिजिटल का इतना टूल्स है, घर पे आ जाते हैं लोग, यहाँ पे ही कर देते हैं। आज किसी पॉलिटिकल की आप, पहले लोग प्रोफाइल ही नहीं जानते थे, इसका बैकग्राउंड क्या है क्या नहीं है, आज नाम सुनते ही सबसे पहले ढूंढने लगते हैं ये आदमी कौन है। दैट इज पार्ट सही ऑफ कहा। डिजिटल। इवन आपके ही बिजनेस में, आपके बिजनेस को ही अगर जानना है लोगों को, तो सबसे पहले डिजिटल पे ही ढूंढेंगे Right. कि भाई ये क्या है, निहाल मैडम कौन है, Right. क्या करती हैं, क्या किया है इन्होंने अभी तक, इनका लोगों का रिव्यू क्या है। बहुत बहुत लोग रिव्यू देख के आते हैं करेक्ट। हर एक बिजनेस में। तो इस तरह से डिजिटल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है इसको, और ये आगे बढ़ने वाला है। ऐसा नहीं कि डिजिटल आपका जितना हाईएस्ट लेवल पे था उतना हो गया, डिजिटल में अभी इतनी सारी चीज़ें आने वाली हैं कि वो एआई टूल्स आएगा। ऑटो, अभी कार देखो, ऑटो मतलब बिना ड्राइवर की कार हो गई है, तो ये भी एक डिजिटल का टूल्स ही है ना। तो इस तरह से डिजिटल का नो डाउट बहुत ही बड़ा स्कोप है, और डिजिटल को हर एक आदमी पकड़ के रखेगा, कोई छोड़ नहीं सकता, और डिजिटल भी किसी भी आदमी को छोड़ेगा नहीं, वो सबके साथ कनेक्ट होगा। इसलिए अगर- हमारे प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, हाँ। ये सब चीज़ों में आगे हैं और बहुत सारा प्रमोशन भी उसके लिए कर रहे हैं, और अवार्ड्स वगैरह भी अभी उन्होंने बहुत कुछ ये कर रहे हैं, किया है। बहुत कुछ कर रहे हैं। डेफिनेटली अपना नेशन जो देश है उसके डिजिटल को भी प्रमोट कर रहा है, क्योंकि अदर कंट्रीज कहीं ना कहीं प्लस में है डिजिटल में। जी। इंडिया भले ही थोड़ा पीछे रह गया हो डिजिटल में, बट मेरे हिसाब से तो ये है कि अब जिस स्पीड से डिजिटली कनेक्ट हो रहे हैं, डेफिनेटली हम लोग भी बहुत जल्दी अच्छा ग्रो करेंगे। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी अभी बहुत अच्छी उसके लिए बहुत बना सारे। रहे हैं, और इनकम लेवल्स भी बहुत अच्छे ग्रो हो रहे हैं डिजिटली बिजनेस अपना बढ़ाने के बाद। हाँ हाँ, यस यस, बहुत सारे डिजिटली का। और पहले ये होता था कि मैं मुंबई में बैठा हूँ या मैं नरीमन पॉइंट पे बैठा हूँ, तो मैं नरीमन पॉइंट में ही केवल बिजनेस कर पाऊंगा, बिकॉज डिजिटली नहीं कनेक्ट हूँ। बट आज मैं यहाँ पे बैठे बैठे मैं कहीं ना कहीं यूपी से बिजनेस कर रहा हूँ, बिहार से कर रहा हूँ, राजस्थान से कर रहा हूँ, कर्नाटक से कर रहा हूँ, एनी ऑफ द स्टेट, नॉट ओनली स्टेट इन द इंडिया, आउट ऑफ इंडिया भी मैं अपना बिजनेस को प्रमोट कर पा रहा हूँ। मेरा प्रोडक्ट वहाँ पे दिख रहा है लोगों को, वहाँ से भी इंक्वायरीज आ रही है, वहाँ से भी मैं सप्लाई कर पा रहा हूँ, मेरे कनेक्ट बन रहे हैं, मेरे कनेक्शंस बन रहे हैं, एंड मेरा बिजनेस ग्रो हो रहा है। पहले क्या होता था, मुझे गाला लेके बैठने की ज़रूरत पड़ती थी, दुकान लेके ज़रूरत पड़ती थी, बट अगर मुझे स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं, तो आज मैं घर से भी डिजिटली कनेक्ट करके, मेरा स्टोर पूरा डिजिटली है, मैं पूरा डिजिटली कनेक्ट करके अपने आप को प्रमोट कर पाऊंगा, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर पाऊंगा। अमेजॉन ने कितनी जल्दी ग्रो किया। आज के हो सकता है 10 साल बाद, 15 साल पहले आपने देखा होगा तो अमेजॉन को मे बी 10-12 मोबाइल में से 1-2 मोबाइल में दिखिए, बट आज आप किसी का भी मोबाइल उठाओ, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, दी ज़्यादा कंपनियां जो डिजिटली कॉमर्शियल्स हैं वो सभी जगह पे एक्टिव हैं। हम होम लोन और मार्केटिंग और ये सब की बात कर रहे हैं, और आपने बहुत अच्छा वक्त उसमें ये इंडस्ट्री में गुजारा है 10 से 12 साल, तो कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस जो आपके हुए रहेंगे होम लोन इंडस्ट्री में, लोगों के साथ जैसे आप कनेक्ट हुए हैं, तो कुछ आपके एक्सपीरियंस आप शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो डेफिनेटली लोग घर लेते हैं, एक बहुत बड़ा इमोशनल अटैचमेंट होता है कि लोगों का छत हो रहा है, गांव में हो, यहाँ पे हो, बॉम्बे में हो, या अदर कोई भी जगह पे हो, पूरे देश में कहीं भी हो। एक क्या होता है, लोन जब आदमी अप्लाई करता है ना, एक तो उनको इस बात का टेंशन लगा रहता है कि मेरा लोन होगा या नहीं होगा। हमेशा 2 स्टैम्प रहता है, एक अप्रूव्ड वाला है और एक रिजेक्ट वाला। तो रिजेक्शन से डर लगा रहता है, भले ही वो आदमी कैसा भी रहे, अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट बैंक के भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस मल्टीपल हैं। तो हमेशा वो रिक्वेस्टिंग मोड में होते हैं कस्टमर की, बट मुझे लोन करवा दीजिए, मेरा लोन हो जाना चाहिए किसी भी तरह। ये हो गया एक तरह से उनकी अंदर की बातें, भले ही वो कहे या ना कहे, बट एक मन में डर लगा रहता है। यहाँ तक कि ऐसे बहुत बार हुआ है, इवन मैं 2016 में एक बार लोन दिया था, समथिंग इज बॉम्बे के बाहर का, ये है करजत के साइड में कहीं पे एक कस्टमर है। वो कस्टमर 2014 में, उसकी वाइफ थी, वो रोड पे सब्जी का ठेला लगाती थी, शाम के टाइम पे सब्जी और पूरी बेचती थी, नाश्ता स्नैक्स टाइप का, और वो खुद पोटैटो का बिजनेस करता था रोड वेंडर्स पे, रोड पे अपना पोटैटो एंड कांदा रखता था, ऑनियन वगैरह वो बेचता था। अब उस कस्टमर को शायद से 2-3 जगह से कहीं से लोन रिजेक्ट हो गया था, एंड थोड़ा
दुख हो गया था। दुख इस बात का हो गया था कि यार मेरा लोन कहीं नहीं हो रहा है। फिर मैं जिस फिनेंस कंपनी में था वहाँ पे किसी भी तरह से वो अप्रोच हुआ, मेरे पास आया, डॉक्यूमेंट्स देखे। अब डेफिनेटली ऐसे व्यक्ति के पास डॉक्यूमेंट तो ज़्यादा कुछ होते नहीं, बट डेफिनेटली ही इज़ वेरी नाइस पर्सन, ईमानदार होते हैं ऐसे लोग, और वो पैसा भी भरते हैं क्योंकि वो रोज़ की अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं और बिजनेस भी कर रहे हैं। तो उस समय 10 लाख रुपए का हमने उनको लोन अप्रूव किया। लिटरली देख, वो जो एक व्यक्ति है, वो आदमी ने तो लोन सेंक्शन हो गया, घर की रजिस्ट्री करा ली। हमें नहीं पता था कि घर की रजिस्ट्री भी हो गई। फिर आया वो कि सर मेरा डिस्बर्समेंट कर दो, हमने डिस्बर्समेंट भी कर दिया। जब गृह प्रवेश हुआ उसका, तो आई थिंक लोन भी एक 15-20 दिन लगा। फिर जून में कुछ उसका गृह प्रवेश हुआ था 2014 में। उसने इनवाइट किया आके, हस्बैंड वाइफ दोनों, कि सर आपको आना है। ठीक है भाई, नया घर लिया है, बुलाया है, चले जाएंगे। तो सर बहुत कम जगह जाते हैं, बट ठीक है, अभी ऐसा जाने लगेंगे तो कितने लोगों ने घर लिया है, तो फिर सबके घर पे जाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो कस्टमर थोड़ा सा वैसा टाइप का था। उसके बाद व्यवहार बहुत अच्छे लगे, चले गए हमने। लिटरली जब भी हम उसके घर पे गए तो वो हाथ जोड़ के खड़े हो गया। मतलब ऐसा लगा कि जैसे उसको ये फीलिंग आ रही थी कि बस मेरा सब काम इन्होंने ही किया है, अजय ने किया है। आइडली मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, किया तो फाइनेंस की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उस पर। बट उस पर्सन के अंदर एक ऐसी इमेज बन गई कि यार मेरा काम कहीं नहीं हो रहा था, ये आदमी ने कर दिया। ये मेरे लिए एक भगवान है, मेरे लिए हाँ एक इमोशनल्स। फिर वो घर पे सबको बताने लगा, उसके घर पे जितने गेस्ट आए थे सबको, इन्होंने ही हमें पैसा दिया है लोन के लिए, इन्होंने ही हमें लोन के लिए पैसा दिया है, इन्होंने हमें घर के लिए पैसा दिया। तो वो एक ना, हमें भी खुद को कहीं ना कहीं इमोशनल ये हो जाता है कि यार आइडली हमने तो अपना काम किया है, बट ये रिस्पेक्ट, ये एक अच्छी चीज़ें इनके मन में है। दैट मीन्स कि हमने कहीं ना कुछ अच्छा किया है। काइंड ऑफ एक सोशल वर्क काइंड ऑफ लगने लगता है कि यार हमने लिटरली इसको घर दे दिया, एक घर हो गया। आज इनके बीवी बच्चे उस घर में रहने आ गए हैं, तो उससे बड़ी खुशी क्या है। तो वो ऐसे गुड थिंग्स भी होते हैं, बट बैड थिंग्स भी होते हैं कि लोन जब रिजेक्ट हो जाता है तो डेफिनेटली लोगों को लगता है कि बैंक ने नहीं, अजय ने रिजेक्ट कर दिया लोन तो वो भी होता है। पर्सनल चीज़ें लोगों को लगता है कि आपने रिजेक्ट कर दिया। फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें अंदरूनी आती है कि भाई आप कुछ ले दे के कर लो, बट आइडली ये सब चीज़ें नहीं होता है फाइनेंस इंडस्ट्री में। और इन सब चीज़ों को अगर कोई कस्टमर या कोई कंट्रोलर अगर चाहता है कि ये सब चीज़ें करे, तो उनसे थोड़ा दूर रखा जाए। क्योंकि हर एक चीज़ें आपको ईमानदारी से पैसा मिल रहा है तो वो लीजिए। अननेसेसरी किसी को ब्राइब करके या इस तरह से चीज़ों को मैनिपुलेट करके, आपके डॉक्यूमेंट चेंजेस करके, इस तरह चीज़ों से बचा जाए। अक्सर ये देखा गया है, लोग लोन करने के लिए कुछ भी करने को रेडी हो जाते हैं। कभी भी इन सब चीज़ों से दूर रहा जाए, कोशिश किया जाए। जो फैक्ट है वो आप बैंकर को बताओ, आपके फाइनेंसर्स को बताओ। डेफिनेटली अगर उनके प्रोडक्ट एंड पॉलिसी में बैठेगा तो मिलेगा। क्योंकि अगर मैं वहीं पे आ गया कि डिजिटल का ज़माना है आजकल। पहले क्या होता था, बहुत बार देखा गया है, हमने बहुत सारे बैंक स्टेटमेंट ऐसे पकड़े थे जो फ्रॉड लोगों ने बना के दे दिए जी, एडिट विडिट करके दे देते हैं। आज नहीं कर सकते क्योंकि अकाउंट एग्रीगेटर का ज़माना है। आज आपसे हम बैंक स्टेटमेंट मांगते ही नहीं है। आज तो हमने आपको ओटीपी आपने ओटीपी डाला, आपका बैंक स्टेटमेंट मेरे पास आ गया। पहले आईटीआर मैनुअल हो जाता था, अब तो आईटीआर आप ओटीपी डालो, आईटीआर मेरे पास आ जाएगा। तो कुछ भी नहीं कर सकते जी। आधार कार्ड में नहीं मांग रहा हूँ, आप ओटीपी डालो, आधार कार्ड आपकी पूरी ई-केवाईसी मेरे पास आ जाएगी। तो आदमी तो मुझे पूरा डिजिटल ही है, वो मेरे सिस्टम में पूरा आदमी ई-केवाईसी ही है, डिजिटल ही है। तो आज के टाइम पर भी बहुत सारे लोग ऐसे झूठ बोलते हैं, सर खर्चा दे दो, हम ये कर देंगे, सर फला बैंक वालों को देना है, फला मैनेजर को देना है। आइडियल कोई भी बैंक वाला, कोई भी मैनेजर इस तरह से कभी भी पैसा लेता नहीं है, बिकॉज उनको एक फिक्स सैलरी है प्लस समथिंग इंसेंटिव्स है। दीज आर द थिंग्स उनको अवेलेबल है। तो उस तरह से चीज़ें हैं। और एक सवाल था जो मतलब मुझे खुद को और बहुत सारे लोगों को शायद ये सवाल रहेगा कि कोई एक बिजनेस पर्सन है या कोई एक सैलरीड पर्सन है कि जिसकी इनकम कम है, वो ऑलरेडी मतलब क्या इन्फ्लेशन का मारा हुआ है ऐसा हम बोल सकते हैं, तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लगता है। और जो ऑलरेडी स्टेबल हैं, जो ऑलरेडी जिनकी इनकम अच्छी है, ज़्यादा है, उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगता है। तो ये डिफरेंस क्यों है सर? ये तो बैंक की बड़ी अंदर की बात आपने पूछ ली कि उनका कमाने का पूरा जरिया ही आप पूछना चाह रहे हो। फिर भी ये एक तरह से देखा जाए ना, बैंक भी या फाइनेंस भी, वो भी पैसा देने का काम है, रिस्क है जी, रिस्क दोनों जगह पे है। हाँ, तो एक जो ऑलरेडी वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, प्लस वो रेगुलर कंप्लायंस सब कुछ पूरा कर रहा है। कंप्लायंस इन द सेंस गवर्नमेंट के जो चीज़ें होती है इन टर्म्स ऑफ जीएसटी टाइम पे भरना, आईटीआर टाइम पे भरना, या फिर
जो भी चीज़ें होती है बैंकिंग प्रॉपर मेंटेन करना, ट्रांजैक्शंस बैंकिंग में लेना, तो उन सब चीज़ों को वो बाकायदा एकदम नियम आइन कानून के हिसाब से चलता है, वो पूरा रेगुलेटरी मेंटेन करता है। और डेफिनेटली हम वहाँ पे सोचते हैं कि वहाँ पे रिस्क कम है। जहाँ पे रिस्क कम है वहाँ पे हम कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी दे सकते हैं, बिकॉज रिपेमेंट की श्योरिटी हाईएस्ट हो जाती है वहाँ पे कि यहाँ पे रिपेमेंट टाइम पे आएगा। चांसेस ऑफ लॉसेस के बहुत कम हो जाते हैं वहाँ पे, बहुत कम यानी नॉमिनल हो जाते हैं। बट कहीं ना कहीं एक जो आपने नाम लिया जैसे छोटा बिजनेस है, टाइम पे आईटीआर भी नहीं भर रहा है या भर ही नहीं रहा है, या उस टाइप का है कि इनकम वो बता नहीं पा रहा है बट इनकम है, तो बैंक उसको जब एसेस करती है तो बैंक कहीं ना कहीं वो रिस्क लेती है। तो दैट इज़ द हाई रिस्क। मे बी अगर उस बड़े आदमी के घर में कुछ छोटा मोटा कुछ हो भी गया तो उसकी ईएमआई ना रुके, बट अगर इस व्यक्ति के घर में अगर छोटा मोटा मेडिकल एक्सपेंस आ गया, कुछ अर्जेंट एक्सपेंस आ गया, तो डेफिनेटली वाइब्रेट हो जाएगा पूरा हाउस, पूरा घर, पूरा परिवार, पूरी फैमिली। एंड इनके कनेक्ट्स भी वैसे ही होते, इनके रिश्तेदार भी वैसे होंगे कि ज़्यादा हो सकता है फिनेंशियली स्ट्रांग ना और सपोर्ट ना कर पाए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है। तो जब बैंक या फाइनेंस पैसा देते वक्त ये सोचते हैं जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है हम कोशिश करें कि रिस्क को मिटिगेट करने के लिए यहाँ पे एट द टाइम ऑफ जब भी हम उनको ऑनबोर्ड कर रहे हैं तो एट द टाइम ऑफ ऑनबोर्डिंग हम थोड़ा रिस्क ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पेनिट्रेट करें। एंड इस टाइप के कस्टमर को डेफिनेटली गवर्नमेंट भी थोड़ा फंड जो बैंकों को देती है वो भी थोड़ा कॉस्टली होते हैं। एंड जब हम उनको पैसा देते हैं ना टाइमली उनको ये भी गाइड किया जाता है, हम लोग भी गाइड करते हैं कि सर अभी तो आपको चलो लोन मिल जा रहा है बट आगे से आप आईटीआर आपकी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस आप बैंकिंग में लीजिए, ताकि 2-3 साल बाद, देखो बैंक ऐसा नहीं है को 20 साल पूरा ही ज़्यादा रेट लेने वाली है, बट डेफिनेटली बैंक भी उनको गाइड करती है कि आप आगे से आप रेगुलेटरी वाला जो नॉर्म्स है वो चीज़ों को मेंटेन करके, बैंकों के पास फाइनेंस के पास ऑप्शन होते हैं आरवाई कन्वर्जन्स के, रेट ऑफ इंटरेस्ट कन्वर्जन के। आप 2 साल बाद 3 साल बाद आप हमारे पास आइए, आपका रीपेमेंट अगर टाइम पे है एंड आपने फिर रेगुलेटरी नॉर्म्स पूरे मेंटेन कर लिए हैं, आईटीआर बैंकिंग में सब कुछ कर रहे हैं, आप वो डॉक्यूमेंट सबमिट करिए। देयर इज़ नॉमिनल चार्जेस फ्यू ऑफ द 1500 रुपये वाटेवर, वो चार्जेस भर के आप आपके रेट भी उस जो जहाँ पे आपके बड़े आदमी आप सोच रहे थे उनका वाला रेट आप ले लीजिए, बिकॉज आपने भी उनकी तरह अब सब कुछ मेंटेन कर लिया है। तो वो एक तरह का है, बैंक थोड़ा सा जब पैसा देती है तब रिस्क रहता है एंड देन फिर बैंक को लगता है कि अभी रिस्क मेरा मिटिगेट हो गया तो रेट कन्वर्जन हो जाता है। मतलब गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के हिसाब से अपना डॉक्यूमेंटेशन अगर हम सही रखते हैं तो लोन के चांसेस अपने बढ़ जाते हैं। बहुत ज़रूरी होता है, चूँकि इसमें भी बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा तो सब कैश में है, लेकिन बैंक तो आपको कैश में लोन नहीं देगी ना जी, वो तो वाइट में ही देगी। जी, तो आप भी तो कुछ वाइट में मेंटेन रखो, जी। गवर्नमेंट की नज़र में आप कुछ अपनी आदत बनाओ, कुछ तो बनाओ कि गवर्नमेंट को 1000 रुपया 10,000 रुपया कुछ तो टैक्स दो। आप कमा रहे हो तो गवर्नमेंट को भी बताओ कि मैं इतना कमा रहा हूँ। अभी तो बहुत सारे नियम है, 5-6 लाख रुपए तक आप टैक्स भी नहीं भरे तो उतना तो इनकम डिक्लेयर करो, उतना तो होना चाहिए। तो रेगुलेटरी मेंटेन करो, इधर जो भी आपकी इनकम है, इधर वो 1 रुपया इधर 10 रुपये, बट वो रेगुलेटरी नॉर्म्स पूरे मेंटेन करो, जो भी गवर्नमेंट ने नियम बनाए सबके लिए बनाए हैं। जी। हम बात कर रहे थे कि आप ऑलरेडी सोशली बहुत एक्टिव हैं, लोगों का सबसे बड़ा जो सपना है घर और उनका बिज़नेस का प्लेस जो बनाने का सपना है वो आप पूरा करवाते हैं। तो वैसे भी आप सोशली काफ़ी कनेक्टेड हैं और मैंने ऑफलाइन भी आपको देखा है, मैं आपको जानती हूँ, तो आप बहुत कुछ सोशल वर्क और बहुत सारी चीज़ें आप अपने आप से करते हैं। तो थोड़ा सा आप मुझे उसके बारे में बताइए कि आप क्या क्या करते हैं और कैसे ये सब चीज़ों के लिए समय निकाल सकते हैं। देखिए हर एक आदमी का एक पर्सनल, प्रोफेशनल एंड सोशल लाइफ की एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जी, चाहे वो आप हो, मैं हूँ या कोई भी है, कोई भी कितना भी बिग मैन है या स्मॉल मैन है, हर एक आदमी जाने अनजाने में कुछ ना कुछ सोशल वर्क करता है। अब वो किसी भी तरह से हो सकता है, कोई कभी आप जा रहे हो, कोई सीनियर सिटीजन रास्ता क्रॉस कर रही है, आप नहीं क्रॉस करा दिए तो वो आपका सोशल वर्क नहीं हुआ, आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वहाँ पे कि आप उनको क्रॉस करा सकते थे, आपकी लाइफ का वो 1 मिनट दे के आप उनको क्रॉस करा सकते हो। दीज आर द थिंग्स में तो मेरा तो एक तरह से अब ऐसा हो गया कि हॉबी हो गई है मेरी सोशल वर्क, बट पहले ऐसा नहीं था। इनिशियल फेज में मैं भी थोड़ा सेल्फिश टाइप का था, बट ऑटोमेटिकली अपने आप से माइंड में वो आने लगा कि हमें भी कुछ ना कुछ फिनांस से के थ्रू ही मुझे आया, कहीं ना कहीं मेरे जॉब में ही उस चीज़ को इनसाइडर दिया कि जब आप कोई चीज़ नहीं करते हो फिर भी आपको लोग क्रेडिट देते हैं
और आपको लोग अच्छा मानते हैं कि आपने ये चीज़ किया, तो कहीं ना कहीं वो फोकट का क्रेडिट लेने से अच्छा है कि कुछ लोगों के किया लिए जाए। करो, वो इंसानियत अंदर से आ गई। देन मैंने एक छोटा छोटा सेल्फ हेल्प ग्रुप टाइप का मैंने बनाया स्टार्टिंग में ईयर ऑफ 2013 में। 2012 से मैंने करियर स्टार्ट किया, 2013-14 में मैंने बनाया। कुछ लोग साथ में आए, कुछ लोग, हम लोग छोटा छोटा क्या करते थे, जहाँ मंदिर लगती थी, मंदिर में लोग अक्सर क्या करते थे, लोग जाके वहाँ डोनेशंस देते थे। एंड जाके वहाँ मंदिर में तो सब जाते हैं, कुछ ना कुछ दे के ही आते हैं। तो हमने क्या किया, वहाँ पे छोले और पूरी का काउंटर लगवा दिया था, एक मेरे फ्रेंड्स थे उनसे। हम वहाँ पे बोलते थे, मतलब छोटा मंदिर एक बड़ा वहाँ, बट यहाँ पर भी एक मंदिर है, आप यहाँ अन्नदान के नाम पे जो भी देना है दे सकते हो। वहाँ पे जितने गरीब आते थे, वो अब क्या होता था, वो जो गरीब आते थे ना, हमने धीरे धीरे क्या किया, जो बैठे रहते थे बेगर्स वगैरह मांगने के लिए, उनको हमने ये बोला, आप मांगते हो खाना खाने के लिए, आप यहाँ पे खाना खा के आप जाओ, अननेसेसरी क्राउड ना बढ़ाओ। तो उनके माइंड में भी चेंजेस, ठीक है भाई आया खाना खाया चले गए वो, बट वो कहीं ना कहीं तो इमीडिएट नहीं चेंज होता है। तो उस तरह से हमने स्टार्टअप किया एक सोशल वर्क, एंड उसमें हमें बहुत सारे लोगों से एक अच्छा पॉजिटिव चीज़ मिलने लगा कि आप अच्छा वर्क कर रहे हैं, गुड वर्क कर रहे हैं। लोग मिलते थे, लोग बताते थे। डिजिटल भी हम उसको थोड़ा थोड़ा डालने लगे, तो लोगों को और ज़्यादा, हम भले ही बॉम्बे में करते थे, बट कहीं ना कहीं लोग झारखंड में बैठे हुए लोगों को पता चलता था, लोग गुजरात में बैठे हुए लोगों को पता चलता था, तो हमें और मोटिवेशंस आने लगा। तो इन ईयर ऑफ 2 साल 13-14 तक इस तरह से किया। 2015 में मैंने एक एनजीओ फाउंड किया, मैंने और अदर स्टेट के 2-4 लोगों ने मिलके, एक 6-7 लोगों ने मिलके एक एनजीओ फाउंड किया, विच इज़ SPS ट्रस्ट। तो जब उस एनजीओ को बनाया हमने, तो स्टार्टिंग में हमने क्या किया कि सबसे पहले हम कोशिश करते थे अपने नज़दीक जो फाउंडर्स हैं, कोशिश किया गया कि भाई अपने नज़दीकी लोगों को देखो, जो लोग तकलीफ़ में हैं इन टर्म्स ऑफ उनकी स्कूल की फ़ीस, एजुकेशन में तकलीफ़, कापी किताब बुक जो भी कुछ तकलीफ़ है उनको पकड़ो। तो मन में ऐसा था कि अगर हम 2-4-10 लोगों को एजुकेट कर देते हैं, आगे जाके वो अगर 2-4 और लोगों को एजुकेट कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बदलाव का एक विचारधारा हमारी जो जुड़ेगी और उससे बदलाव होगा। तो एजुकेशन में करने लगे, बट जैसे जैसे लोग जुड़ते गए, फिर ये हुआ कि कभी किसी के यहाँ पे देखा गया अचानक से शादी पड़ गई, बच्चियाँ हैं, बेटियाँ हैं। और हमारे, मैं जिस स्टेट से बिलोंग करता था यूपी से, वहाँ क्या है, दहेज प्रथा थोड़ी सी अग्रसर होके लगी हुई है। अभी तो थोड़ा कम है, बट पहले बहुत थी। तो अब किसी भी छोटी बहन बेटी की शादी करना तो बहुत मुश्किल होता था, स्पेशली जिनके घर में अर्निंग मेंबर कोई नहीं है। तो हमने ऐसी शादियाँ देखी, तो फिर शादियों में हम लोग ने सोचा ठीक है चलो शादियों में हम लोग कुछ ना कुछ फिनेंशियल सपोर्ट या उसमें जो सामान लगते हैं, तो हमने उन फैमिली को मिलना स्टार्ट किया। बहुत ही नीडी पर्सन्स होते थे, दे आर एंड बेड, बहुत ही अच्छे लोग होते थे। अब वो उन्होंने बताया कि मेरे पास शादी करने के लिए, तो शादी तो नक्की हो गई, बेसिक चीज़ें तो हैं, बट एटलीस्ट कुछ तो चाहिए, खाना खिलाने के लिए कुछ चाहिए, या फिर कुछ बेड वेड जो कुछ लगता है, बेसिक आइटम्स वो सब। तो हमने एक शादी का एक किट बनवा लिया था। तो उस समय हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम शादी का किट लोगों को दिया करेंगे, और वो भी बिना किसी सरकारी सहायता के। वो भी अच्छा। मेरे जैसे लोग ही कुछ आते थे, कोई 100 रुपया देता था, कोई 500, कोई 1000, कोई 2000, कोई 4000। और डेफिनेटली मेरे मन की इच्छा होती थी कि मैं जो अर्निंग करता हूँ, मेरी खुद की जो पर्सनल अर्निंग है, उसका मैं एटलीस्ट 5 to 10% डोनेट करूँगा। इधर पहले ऐसा होता था कि मैं मंदिर जा के डोनेट करता था, मेरा मंदिर में ऐसा बुराई नहीं है, बट मैं सोचने लगा कि मैं वहाँ पे पैसा देता हूँ, आई डोंट नो वो कहाँ से आता है। अगर मैं डायरेक्ट ये पैसा इस ज़रूरतमंद को दूंगा, तो मुझे पता है ना कि मेरा पैसा इन ज़रूरतमंद के पास गया है, वो होने लगा। तो धीरे धीरे ये एनजीओ का जो वर्क है वो टेरिटरी वाइज बढ़ते गया। देन फिर मेडिकल एक्सपेंसेस, डेफिनेटली मेडिक्लेम जिसके पास नहीं है, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम नहीं काम आ रही, इमरजेंसी हो गई, अब परिवार के पास तो मेडिकल एक्सपेंस का कोई बैकअप नहीं। तो अब धीरे धीरे क्या होता था, पहले 6-7 लोग थे, 10-20 लोग हुए, 25-50 हुए, 2016-17-18 तक करीब करीब अपने पास 1001 मेंबर्स हो गए। तो वो थाउजेंड्स मेंबर इतने ज़्यादा अग्रेसिव हो गए, उनके अंदर भी मेरी, मतलब वो अजय का जेरोक्स कॉपी हो गए सब, कि उनको भी ये लगने लगा कि हमें भी सोशल वर्क का पार्ट बनना है। तो ये जो कारवा मैंने जस्ट ऐसे ही स्टार्ट किया था एक छोले पूरी से, वो छोले पूरी आज इतने घरों में चलने लगा कि अब मेडिकल के लिए भी एक्सपेंस की कभी ज़रूरत पड़ती है। हम लोग का 2-4-10 ग्रुप है, सोशल मीडिया है, नंबर ऑफ डिजिटल चीज़ें हैं, वेबसाइट्स है, तो हम लोग सब डाल देते हैं उसमें कि दीज आर द इन्फॉर्मेशंस, दीज आर द रिक्वायरमेंट्स है। तो उस चीज़ को पूरा करने के लिए डोनेशंस भी लोग देने लगे।
एंड सबसे बड़ी चीज़ होती है जब आपको 1 रुपए का डोनेशन आता है और आप उसको सही जगह यूटिलाइज करते हैं, और वो चीज़ सामने वाले को जब पता चलता है कि यस मैंने जो डोनेट किया था वो यहाँ पे यूटिलाइज हुआ है, देन फिर वो आपका सबसे बड़ा रिवार्ड्स होता है, वो सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है एक उनके लिए भी, बिकॉज आप किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हो, उसका पैसा आप एनजीओ में आ रहा है, एनजीओ कहाँ पे काम कर रहा है, उसकी पारदर्शिता उसको बताना बहुत ज़रूरी होता है। तो 3-4 प्लेटफॉर्म है बताने के लिए, वेबसाइट है और प्लस सोशल मीडिया है, फेसबुक है, एक्स है, एंड ऑफिशियल पेजेस है, वहाँ पर भी आ जाता है। तो मेडिकल में भी थोड़े थोड़े हेल्प चालू हो गए। अब एजुकेशन में क्या होता है कि हम लोगों ने सोचा कि एजुकेशन को अगर बढ़ावा जाए, काफ़ी लोगों ने बोला कि एजुकेशन को ज़्यादा बढ़ाया जाए। हमने मध्य प्रदेश में एक लैंड पार्सल लिया जहाँ पे खुद का कॉलेज बनाने को सोचा। रीज़न ये था कि बहुत सारे बच्चे सुसाइड किए क्योंकि उन्होंने फीस नहीं भर पाए। स्कूल में उनको जिस तरह से बोला जाता है ना, चिढ़ाना, चीज़ करना, वो हुआ और वो खुद भी घर पे जाके सुसाइड कर लिया। वो सब चीज़ें सुन के बहुत दुख होता था। और कहीं से कोई फ़ोन करता था कि अजय जी मेरे बच्ची का केवल 3,000 रुपया बाकी था फीस, मुझे मेरे बच्ची को निकाल दिया, और वो बच्ची आके घर पे सुसाइड कर ली। कोई बालक सुसाइड कर लिया, प्रतापगढ़ में ऐसा हो गया, ऐसे बहुत जगह पे ऐसा हो गया। तो मन में आया कि अगर एजुकेशन आज इतना कॉमर्शियल बन गया है तो आने वाले टाइम पे जो नीडी पर्सन है, जिनके घर में अगर पेरेंट नहीं है, तो वो बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे, उनको तो कोई एजुकेशन का प्लेटफॉर्म ही नहीं बन पाएगा। और एज ए इंडिविजुअल पर्सन, एज ए मेरा एनजीओ, कितने लोगों को हेल्प कर पाएंगे? हम सबकी ज़रूरतें तो पूरा नहीं कर पाएंगे, बिकॉज डोनर तो हमारे बहुत ही नॉमिनल है। जो 100, 100, 200 रुपये जो रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं, वो अपनी सोच, एक विचारधारा से जुड़े रहने के लिए 100-50 रुपया डोनेट करते हैं। कोई गवर्नमेंट तो हमें हेल्प दे नहीं रही है कि मुझे 10 लाख रुपया मिल जा रहा है कि मैं वो लोगों को हेल्प कर दूँ। तो अब उस कॉलेज का हम लोगों ने सोचा कि सबसे पहले उसकी ज़मीन लिया जाए। ज़मीन लिया गया। अब वहाँ पे थोड़ा काम भी स्टार्ट कर दिया गया है इन द नेम ऑफ संतराम बी एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी। हमारे कम्युनिटी में एक महापुरुष हैं, अमर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी, वो मतलब शहीद हो गए इन ईयर ऑफ 14 वर्ष में। तो उनके नाम पे ही हमने, उनकी याद में ही ये विद्यालय बनाने का ये सोचा गया है, जहाँ पे हमारी कोशिश है कि उन ज़रूरतमंद बच्चों को फ्री में पढ़ा सके, चाहे वो क्लास 1 से लेके अप टू डिग्री तक उनको फ्री में वहाँ पे हम एजुकेशन दिलाने की कोशिश है। देखते हैं कहाँ तक पूरा होता है, बट कोशिश तो यही है, सोच तो यही है। अब इस विचारधारा के साथ भी लोग जुड़ रहे हैं, और उन्हीं की देन है, लोगों की ही देन है कि अभी हमने 5 एकड़ ज़मीन लैंड पार्सल इन द नेम ऑफ एनजीओ लिया हुआ है। क्या बात है। और साथ में उसका कंस्ट्रक्शन का पाइलिंग वगैरह का वर्क भी स्टार्टअप कर दिया है। टारगेट है 2026 में कुछ ना कुछ वहाँ पे बच्चे लग जाएंगे, स्टार्टअप हो जाएगा। देन एजुकेशन में ये इस तरह से करने लगे। अब क्या होता है, जब आप सोशल वर्क करते हो तो दायरा बढ़ जाता है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट भी वहीं पे है। अब मैं घर पे रहूँ, ऑफिस में रहूँ, बाहर रहूँ, या किसी अकेले में रहूँ, मेरे माइंड में वो बैठ गया है। तो मेरे जैसे ही अब ऐसे 10-12 लोग सोचने लगे हैं उस एनजीओ में। तो अब सोच बढ़ गई है, लोगों को सोचने का दायरा बढ़ गया है। मेडिकल में एक्सपेंस में हम ऑलरेडी हेल्प कर रहे हैं लोगों के ही सपोर्ट से, एजुकेशन में ऑलरेडी कर रहे हैं, मैरिज में ऑलरेडी कर रहे हैं। अभी लेटेस्ट में ही कभी कहीं पे आग लग गई थी बॉम्बे में भी, उस परिवार को हम लोगों ने हेल्प किया। आज भी जब आपको मैं बात बता रहा हूँ, तब भी एक दिल्ली में एक जन का लीवर ट्रांसप्लांट कराना हुआ है, वो केस ऑलरेडी हमारे पास चल रहा है, तो उसमें भी हम लोग हेल्प कर रहे हैं। ये जो हेल्प होता है, इसमें कुछ गिने चुने नहीं बल्कि अनगिनत लोगों की मेहनत का पैसा होता है, जो एक उनका माइंड में रहता है कि मैं कुछ पुण्य का काम करूं। तो वैसा है। एंड सोशल वर्क छोटा छोटा चीज़ करके आज मुझे लगता है कि लोग काफ़ी बदलाव में आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस एनजीओ। एंड अब इसमें दिल्ली से भी जैसे पीयूष प्रजापति हैं, वो ये पीयूष प्रजापति एक ऐसे व्यक्ति हैं मेरे नाम में कि सबसे पहले अगर कभी भी कुछ उन तक सूचना जाती है कि अजय जी ने एक मैसेज कहीं तो डाला है कि फला व्यक्ति को ज़रूरत है, ही इज़ द ओनली फर्स्ट पर्सन की इमीडिएटली सबसे पहले फ़ंड ट्रांसफ़र कर देते हैं कि भाई ये इतना पहले भेज दो, काम चालू करो। मतलब किसी को एक पॉजिटिव मोरल में लाने के लिए कि आप पहले काम चालू करो, उस आदमी को निराश मत होने दो। तो इस तरह से ऐसे बहुत से लोग हैं, नासिक में हैं, यूपी में हैं, बिहार में हैं, इवन साउथ में हैं, कर्नाटक में हैं, एन नंबर ऑफ स्टेट से लोग हैं, वो सपोर्ट करते रहते हैं।
तो इस तरह से हमने सोशल वर्क का ये अपनी एक जर्नी बहुत बनाया। अच्छी पहल आपने शुरू की है। लोग हेल्प करना चाहते हैं बट कहाँ उनका पैसा यूज़ हो रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ट्रांसपेरेंसी से पता नहीं चलता है। लोग चाहते हैं कि कोई इनिशिएटिव ले और कोई ऑनेस्टली उसका जो पैसा है वो अच्छे कामों में लगाए। तो ये एक बहुत अच्छा कारवां आपने शुरू किया है। इसमें बहुत सही चीज़ है कि इनिशिएटिव, अक्सर आदमी ना बस जारी करने का सोचता है कि ये चीज़ होना चाहिए, बट करेगा कौन ये नहीं पता। आज मैं कह दूं कि ये आदमी की हेल्प होनी चाहिए, ज्ञान देने के लिए 100 लोग खड़े हो जाएंगे, हाँ इनको हेल्प करना चाहिए, इनको हेल्प करना चाहिए, सब लोग मिल के करो, कर दोगे तो हो जाएगा, ये करोगे तो वो हो जाएगा। स्टार्ट कौन करे? हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अक्सर मैं उन चीज़ों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने को रेडी रहता हूँ। आई नो दैट उसमें चैलेंजेस भी होते हैं, बहुत सारे लोग ये सोचते भी हैं नेगेटिव कि एनजीओ में पैसा जा रहा है, आई डोंट नो कहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है, बट वो ऐसे लोग ही सोचते हैं जो रेगुलर चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करते हैं या हमारी विचारधारा के साथ जुड़े नहीं हैं, वो वैसे ही लोग। तो नेगेटिव लोग ऑलवेज मिलते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं साथ में, फिर निकल जाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो एनजीओ से इंटेंशनली जुड़ते हैं कि मैं 2 महीना जुड़ा रहूँगा, 2 महीने बाद एक हेल्प की रिक्वेस्ट डालूँगा, अगर वो रिक्वेस्ट मेरी पास हो गई तो मैं अजय से जुड़ा रहूँगा, अदरवाइज आई विल बी बाय बाय टाटा। वैसे भी होते हैं। कुछ लोग ऐसे जुड़ते हैं जो हो सकता है मैं आपको फिनेंशियली ना सपोर्ट कर पाऊँ, बट मैं अदर तरीके से 4 और लोगों से कनेक्ट करा को आपके एनजीओ के बारे में बता के उस तरह से हेल्प करवा दूँ, आपके वर्क के बारे में। या कुछ ऐसे लोग जुड़ते हैं जो ये सोचते हैं कि मेरे आसपास अगर कोई घटना होगी तो मैं इस एनजीओ को बताऊंगा, दैट इज़ गुड थिंग। तो अब मैं भी लोगों से यही कहता हूँ कि अगर आपके आसपास ऐसी कोई घटना होती है, दिक्कत होती है, समस्या होती है, तो आप हमारे एनजीओ से संपर्क करें। एंड अगर आपको कुछ डोनेशंस भी करना है तो आप डेफिनेटली डोनेशंस करिए। एंड हर साल का ऑडिट रिपोर्ट आप देख सकते हैं, हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। एंड हर एक पूरे देश में ऑलमोस्ट सब जगह पे लोग वॉलंटियर्स कनेक्टेड हैं एंड वहाँ से ही वर्क होता है। एंड जो भी पेमेंट आता है वो सारे के सारे एनजीओ के अकाउंट में ही आता है। किसी को डोनेशन आता भी है, हेल्प की जो पूर्ण की जाती है हेल्प, वो भी थ्रू चेक ही किया जाता है, किसी भी तरह से किसी कोई कैश व्यवहार नहीं करते हैं। तो मैं ये सारे जो अजय जी के जो ट्रस्ट है और जो एनजीओ है उसके लिंक्स मैं नीचे डाल दूंगी। ये मैं मेरा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन इसमें मैं करूंगी और मैं ये भी कोशिश करूंगी कि जितना ज़्यादा मैं सोशली इसको फैला सकूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ सकें। और आप लोग सब लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने डोनेशंस, अपने कंट्रीब्यूशन, फिज़िकल प्रेजेंस में कंट्रीब्यूशन, अजय सर ने इनिशिएटिव तो लिया है तो हम उसमें हैंड्स ऑन सपोर्ट कर सकें, तो हम लोग सब लोग आगे आके उसमें जुड़ें। सो थैंक यू अजय जी ये सब डिस्कशन करने के लिए और ये सारी बातें करने के लिए। इतना सब आप जो अभी मैनेज करते हैं, मैं थोड़ा सा आपके पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहूँगी। प्रोफेशनल लाइफ आप इतने अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, सोशल लाइफ मैनेज कर रहे हैं, तो आप आपके हेल्थ को और आपकी फैमिली को कैसे टाइम दे पा रहे हैं और कैसे आप ये सब मैनेज कर पा रहे हैं सर? तो एक आदमी से जुड़ना और उस आदमी से जुड़े रहना सबसे बड़ा एक आर्ट है, एक कला है एक तरह से देखा जाए। और वो आदमी जुड़ता कैसे है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें तो मेरी डिजिटल हो जाती हैं। अगर मैं डिजिटल पे आ जाऊंगा फिर आप बोलोगे कि सब चीज़ डिजिटल ही हो रही है। नहीं, ये बहुत ज़रूरी भी है। अभी अभी जितने ऐसा देखा जाए तो मुझे 1500 मेंबर इकट्ठा करना मेरे बस की बात नहीं थी। और 1500 मेंबर ऐसे जो सामने से आके बोले कि अजय जी मैं आपके एनजीओ के साथ जुड़ना चाहता हूँ और मैं सोशल वर्क करना चाहता हूँ, मुझे सीखना है सोशल वर्क। तो लोग जैसे पॉलिटिकल पार्टी में जुड़ते हैं तो नेता बन जाते हैं, वैसे सोशल वर्क मेरे इस एनजीओ में जुड़ के लोग सोशल वर्कर बन जाते हैं। तो लोग डिजिटली ही मिलते हैं, डिजिटली जुड़ते हैं। मैं थोड़ा डिजिटली ज़्यादा कनेक्टेड रहता हूँ लोगों से, लोग मिले। एंड कोशिश ये होती है हर एक आदमी से मैं एटलीस्ट अपने जीवन में मिल पाऊँ जितने लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं ट्रैवलिंग करता हूँ अदर स्टेट में, या वो लोग कभी भी मुंबई महाराष्ट्र में आते हैं तो मैं मिलते रहता हूँ। डिजिटली कनेक्ट रहने से ही ये हो जाता है। दूसरा, मेरा सोशल वर्क ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल, बिकॉज अकाउंट डिटेल डिजिटल है, पैसा आता डिजिटल है, जाता डिजिटल है, तो सब कुछ डिजिटल ही है। तो सोशल वर्क भी उस तरह से हो जाता है। पर्सनल लाइफ डेफिनेटली मेरी पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों भी है। मैं कहीं फाइनेंस में जॉब भी करता हूँ, तो वहाँ पे भी मैं उतना ही टाइम देता हूँ, बिकॉज वहाँ से मेरी रोजी रोटी चलती है और वहाँ से अर्निंग हो रही है, तभी मैं सोशल वर्क में अपना
एक्टिविटी कर पा रहा हूँ, नहीं तो फिर शायद वो पॉसिबल नहीं होता था। तो मेरा घर परिवार जो है, मेरी वाइफ जो है वो हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ तो नहीं कह सकते, वो घर पे मेरे से ज़्यादा काम कर लेती है, क्योंकि मेरा एक बच्चा भी है सूर्यांश, उसको स्कूल लेके जाना, छोड़ना, पढ़ाना, लिखाना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड स्पेशली किचन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, किचन में मुझे क्या खिलाना है, क्या खाना है, बिकॉज दिन में मेरे इवेंट्स भी रहते हैं, प्रोग्राम भी रहते हैं, ऑफिस भी जाना है, रात को में भी मैं 12-1 बजे आऊँ, सुबह 6 बजे निकल जाऊँ, तो उनको मेरी लाइफ के बारे में उनको सब कुछ पता रहता है कि ये 6 बजे जाने वाले, 5 बजे जाने वाले, उसके हिसाब से सब कुछ मैनेज करके रखती हैं। सो वो एक टाइम तो बैकबोन है। हाँ, वो एक बैकबोन है और बहुत बड़ा बैकबोन है। टाइम तो चूँकि उनके पास भी 24 घंटे है, आपके पास भी 24 घंटे, मेरे पास भी वही 24 घंटे हैं। तो हम टाइम को तो नहीं मैनेज कर सकते, बट अपने आप को उस टाइम के अंदर ही हर एक चीज़ें मैनेज करने की कोशिश करते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं काफ़ी कुछ मैनेज कर लेता हूँ, और भी ट्राई कर रहा हूँ और भी क्या चीज़ें मैनेज कर सकता हूँ इस विद इन 24 आवर्स में। हाँ, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि लाइफ पार्टनर का सपोर्ट हैंड इन हैंड है, बहुत ज़रूरी तभी है। आज अजय सर यहाँ तक हैं, यस यस आए यस हुए यस हैं। यस, मैं उनको बहुत ही अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि वो हमेशा ही हर एक फैसले में मेरे साथ रहते, चाहे वो सोशल वर्क के हो, चाहे वो मेरे प्रोफेशनल हो, चाहे मेरा पर्सनल हो, चाहे वो अब मुझे न मेरे नात रिश्तेदार सब कुछ देखने पड़ते हैं, चूँकि जैसे जैसे आपका साइकिल दायरा बढ़ता है वैसे वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती है, और हाँ, एक ये भी चीज़ है, जैसे जैसे आपका दायरा बढ़ता है दुश्मनों की संख्या भी थोड़ी बढ़ती है, उसमें भी बढ़ोतरी होती है। वो मैंने बनाया नहीं है, वो अपने आप बने अपने हैं, आप उसमें बने मेरा हैं। कोई रोल नहीं है, जी। वो ऑटोमेटिकली वो बनते गए हैं। जी। ऑटोमेटिकली कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मतलब एक जगह पे मैं ऐसे ही कुछ डिस्कस करने के लिए जा रहा था, वहाँ पे कुछ मेरी निगेटिव चर्चा हो रही थी, एंड जैसे ही मैंने इंटर किया उन्होंने कहा आपके बारे में ही सोच रहा था मैं। हमें लगता है वाह क्या कहा, मेरे बारे में मैंने बोला सोचा वाह यार, सही बात है यार, काफ़ी लोग चर्चा कर रहे थे, बाद में पता चला अरे भाई सब निगेटिव चर्चा हो रही थी आपके बारे में। तो ऐसा हो गया ना कि मतलब आपको कत्ल करने की चर्चा कर रहे हैं लोग, और आप आ गए तो आपकी उम्र लंबी है सर। ऐसा हाल हो जाता है, तो हो जाता है, मिलते हैं लोग। जी जी। सो थैंक यू वेरी मच सर। मैं पूछना चाहूँगी कि ये पॉडकास्ट का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा सर? ये पॉडकास्ट तो बहुत सुपर्ब है, एंड पॉडकास्ट के लिए ना मैं तो ये कहूँगा कि हर एक आदमी को, जो चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो इंडिविजुअल पर्सन हो, चाहे वो सोशलिस्ट हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, हर एक आदमी पॉडकास्ट करे अपने बारे में, नेचुरल चर्चा, एंड इन सब चीज़ों से लोग इंस्पायर भी होते हैं। दिखावे की दुनिया बहुत है, बट पॉडकास्ट इज़ ओनली वन थिंग ना, आज के टाइम पे जो डिजिटल भी है, प्लस लोग आपके बारे में जान पाएंगे, नेचुरल चीज़ें से लोग इंस्पायर भी होते हैं। तो डेफिनेटली लोग कनेक्ट करना चाहिए, आपको लोग कनेक्ट करें, निहाल मैडम को लोग कनेक्ट कर सकते हैं इसके लिए, तो थैंक यू। थैंक यू सर। और सर के सारे जो सोशल वर्क के जो मीडिया लिंक्स है वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी, और आपके कुछ भी क्वेरीज़, कुछ कमेंट्स, कुछ भी इंक्वायरीज़ रहेंगे तो आप उस पर भी कर सकते हैं, और यूट्यूब में भी कमेंट्स में भी आप डाल सकते हैं, ताकि अगर क्वेरीज बहुत ज़्यादा अच्छे रहें, क्वेश्चंस रहे, तो हम अजय सर से वापस समय निकाल के पॉडकास्ट के लिए उनको इनवाइट कर सकते हैं। तो मैं अभी से ही रिक्वेस्ट करके रखूँगी सर कि नेक्स्ट टाइम जैसे ही मेरे पास कुछ क्वेश्चंस और आते हैं तो आप आपका समय ज़रूर निकालिएगा सर। ज़रूर ज़रूर निहाल जी, थैंक यू Thank you. थैंक यू थैंक यू Thank you. वंस अगेन।